हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, आज से हम लोग अपने नई बुक यानी थर्ड वॉल्यूम का आगाज करने वाले हैं। ठीक है। होप आपको दोनों बुक्स अच्छे से आपने रिवाइज कर ली हो, आपको आ गई हो, है ना। तो इम्पोर्टेंट हुआ कि हमको पिछला सारा मामला याद हो, ऐसा ना हो कि हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं और पुरानी दोनों बुक भूल चुके हैं। फिर थर्ड बुक पढ़ने का कोई मतलब है नहीं बच्चे। ठीक है। तो बिल्कुल कोशिश करिएगा ना भूलने का। मैं आपको इलाज बता दूं, आप कोशिश बिल्कुल करिएगा कि जैसे ही आप ये थर्ड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो जो पुरानी बुक्स हैं आपका फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम, थोड़ा थोड़ा करके उनको एक एक घंटे का टाइम देके उनको रिवाइज करते रहिएगा, सो दैट कि आपके माइंड में बातें बनी रहें। वरना बातें स्लिप होते जाएंगी दिमाग से, और एक टाइम आएगा जब आपको सारा कुछ आप भूल चुके होगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। तो पुरानी बुक्स से अपना संबंध जोड़ के रखिएगा, कभी कभी वो करनी है। और मैं तो कहूंगा डेली आधे घंटे, एक घंटा एटलीस्ट ऊपर ऊपर रिवाइज करते रहिए, सो दैट कि टॉपिक्स आपके माइंड में बने रहे। ठीक है। चलिए, तो जो थर्ड बुक है बच्चे हमारा, उसका नाम होने वाला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किस तरीके से करना है, क्या क्या वो टूल है, क्या क्या वो बातें हैं, क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है। ये बुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फॉर द लाइफ, है ना। ट्वेल्थ के हिसाब से तो छोड़िए आप, ये फॉर द लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चैप्टर इसमें है वो चैप्टर आपको आगे जितनी भी आप हायर स्टडीज करोगे सब जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से इसको सीखना है। तो ये बुक कुल मिला के 24 मार्क्स की आती है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो पहला वॉल्यूम है जिसमें अबाउट द पार्टनरशिप हम लोग पढ़ते हैं, 32 मार्क्स की है। सेकंड बुक अबाउट द कंपनी जहां पे हम पढ़ते हैं वो 24 मार्क्स की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की बात करें तो अगेन ये भी 24 मार्क्स है। तो कुल मिला के आपका हो गया 80 मार्क्स। हो गया। तो 80 मार्क्स की तो आपकी बुक हो गई, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, आपको पता ही होगा। तो ये हमारा मामला रहता है। अच्छा, तो ये जो बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन से वो चैप्टर है जो हमको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर इस बुक में 4 है चैप्टर जो आपको स्टडी करना है। पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तीसरा है अकाउंटिंग रेशियोज, चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉरी मैंने 4 बोल दिया गलती से, 5 हैं चैप्टर। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चे, जो कि होने वाले हैं 24 मार्क्स के। और बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। मैं पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत कुछ इस बुक से सीखने को मिला अपने टाइम पे, और बहुत कुछ ऐसा है जो लाइफ में अप्लाई होता है ना। तो इसलिए ये बुक आई थिंक सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाइफ बेस्ड कंसर्न होकर सीखिएगा। ट्वेल्थ में तो आती ही आती है, वहां तो आपको मार्क्स दिलवाएगी दिलवाएगी, बट आगे भी आपके काम आएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से बात, सारी चीजें इजी तरीके से हम लोग करेंगे। तो आपने एफर्ट अपना पूरा पूरा करना है, और मैं अपना एफर्ट करूंगा, आप अपना एफर्ट करेंगे, तो फिर मिलके अगर हम काम करें तो फिर चीजें आसान ही रहेंगी, मुश्किलात नहीं आएंगी। चलिए, पहला मैं थोड़ा ऊपर ऊपर आपको बताता हूँ कि इनमें है क्या असल में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं पता होगा आपको। जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती हैं वो कहलाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी बुक, जो भी चीजें अकाउंटिंग के अंदर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती हैं, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ऊपर उसका नाम है, दैट इज बैलेंस शीट, जिसको हम भाई पहली बुक में हमने देखा, हमने कंपनी अकाउंट पढ़ा उसमें देखा। तीसरी बुक यहाँ, तो यहाँ भी हम बैलेंस शीट देखेंगे, बट यहाँ जो बैलेंस शीट होगी थोड़ा सा डिफरेंट होगी, क्योंकि कंपनीज की बैलेंस शीट थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और जहां बात करें हम, जो 11th में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते थे, फिर 12th में जो फंडामेंटल वाली बुक हमने पढ़ी उसमें हमने जो बैलेंस शीट सीखी, वो बैलेंस शीट इस बैलेंस शीट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ बैलेंस शीट बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो कैसे होती है, क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से उसमें मेन हेड होते हैं, कौन से सब हेड होते हैं, कैसे बनती है, सारी बातें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रिगार्डिंग दी बैलेंस शीट आता ही आता है। ठीक है। दूसरा हमारा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ। कैसे बनता है, क्या रहता है, कौन कौन से नाम आते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, ये हम सीखेंगे। तीसरी बात, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक होता है जो हमारा कैश के बारे में हमको बताता है। तो ये 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो 3 बातें हैं, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। इनके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और बेसिकली यहां से 4 मार्क्स का एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन और लगभग 1 मार्क्स का एमसीक्यू, तो यानी 5 नंबर का सीन यहां से बन जाएगा।
नाउ सेकंड चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की जरूरत क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके इसके फायदे क्या हैं, ये जो सारी बातें हैं आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो यहां मिलेंगी आपको। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है, तो लगभग लगभग 2 मार्क्स का, और वो भी आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटे से चैप्टर हैं दोनों, बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत छोटे चैप्टर, बट कॉन्सेप्ट इतने मजबूत हैं कि हमको काफी पढ़ना पड़ता है बच्चे, काफी याद करना पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर वही बात है बच्चे, कल की डेट में आपने काम करने बैठना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कहीं ना कहीं अच्छे पद पे होना है, अच्छी पोजीशन पे होना है, तो फिर आप वहां पे आपको ये चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, और इस बुक को इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि 12th में मार्क्स स्कोर करना है, इस बुक को इसलिए पढ़ना है क्योंकि लाइफ में मार्क्स स्कोर करना है, लाइफ में अच्छा करना है। ठीक है, इसको इसलिए पढ़ना है। नाउ थर्ड चैप्टर हमारा होगा बच्चे अकाउंटिंग रेशियो, जो कि हम आज से चालू करेंगे। हम सबसे पहले इसी चैप्टर को उठाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, जहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज कंफर्म तौर पे आते हैं। क्या होते हैं अकाउंटिंग रेशियो, किस तरीके से करते हैं, करेंगे इसके ऊपर बात। चौथा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे बनता है, क्या क्या हेड होते हैं, क्या होता है, सीखेंगे। हल्का मैं आपको बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारी कंपनी के कैश के फ्लो को बताएगा कि पॉजिटिव फ्लो है या नेगेटिव फ्लो है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कैश बुक से कंपेयर मत करिएगा, कैश बुक बिल्कुल डिफरेंट चीज है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज है, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। ठीक है, नाउ बात करते हैं पांचों चैप्टर, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास होते हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम सीखेंगे। तो कुल मिला के बच्चे, ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, अकाउंटिंग रेशियो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन, ये तीनों चैप्टर तो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन हो गए। अब बात करें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आता कितने मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। कैसा कैसा, 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज। ठीक है, तो 8 3 हो गए 11, 6 मार्क्स का रेशियो एनालिसिस, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज, तो 8 से 14 प्लस 3 17 हो गया, है ना। और कुल मिलाकर ये 2 चैप्टर हैं, 2 7 मार्क्स का यहां से, तो हो गया 24 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा मामला रहता है बच्चे। ठीक है, तो ये बच्चे हमको पूरी पूरी बातें पढ़नी है इस चैप्टर में, और सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर है इस बुक में, वो हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज। इसके बारे में सबसे पहले सीखते हैं, और सबसे पहले इसको इसलिए उठा रहा हूं बच्चे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें जो कि हमको याद करने पड़ते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग हौले हौले जाएंगे, है ना। तो पहले हम सारे न्यूमेरिकल पोर्शन सारे निपटाने के बाद इनमें आएंगे, फिर पहले हम न्यूमेरिकल पोर्शन सारे कर लेंगे, इन तीनों चैप्टर को निपटाने के बाद हम यहाँ आएंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में, थ्योरेटिकल पार्ट हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, टाइम इन्हीं में लगना है। ठीक है, चलिए अब फटक से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे चलो हम लोग बात करते हैं अबाउट द अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, तो चैप्टर हमारा जो थर्ड वाला इस बुक में है उसको हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, हमारा चैप्टर है। ठीक, अब ये जो अकाउंटिंग रेशियो है क्या है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, है ना, क्या अपने इसके नुकसान से, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, ये सारी बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज हम थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर अप करेंगे, और थ्योरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां बात एमसीक्यूज की आती है ना बच्चे, वो बगैर थ्योरेटिकल पार्ट के नहीं हो सकता। आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कर रहे हैं तो आ ही जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, उससे पहले थ्योरी। अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, पहले तो रेशियो समझो। आप रेशियो आपने पढ़ा होगा, यू हैव हियर्ड अबाउट इट, अबाउट द रेशियो इन द 7th क्लास एज वेल एज इन द 8th क्लास। बाकी 9 10th में भी आपने कहीं ना कहीं रेशियो का जिक्र किया होगा। रेशियो आपको पता होगा होता क्या है। रेशियो का मतलब क्या होगा, इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, ये कहीं ना कहीं एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है वो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक रिलेशन है बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट या फिर रिलेटेड आइटम्स। का मतलब आप जब कभी कंपैरिजन करते हैं ना बिटवीन टू सेम थिंग्स,
और उसे कन्वर्ट करते हैं इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, उसी को हम रेशियो बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो दुकानदार लिए, सेम काम करने वाले दो दुकानदार, आपने उनकी इनकम को कंपेयर किया, एक बंदा 1 लाख कमाता है, एक बंदा 6 लाख कमाता है महीने का, तो आपने इनकी इनकम को कंपेयर किया, इसे रेशियो कहेंगे। आपने 12th क्लास के एक बच्चे का आईक्यू लेवल दूसरे 12th क्लास के बच्चे के आईक्यू लेवल से कंपेयर किया, इसको कहते हैं रेशियो निकालना। और आपने जब कंपेयर किया तो आपने उन बातों को एक्सप्रेस किया इन दी अर्थमेटिकल टर्म, उसको बोलते हैं रेशियो। ऐसा नहीं होगा कि भैंस को आप कंपेयर कर रहे हो गाय के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, भैंस अलग है गाय अलग है। सब्जी वाला दुकानदार है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो किसी राशन वाले दुकानदार से, नहीं कर सकते ऐसा। सब्जी वाले को सब्जी वाले से कंपेयर किए, है ना, तो आपका असल में रेशियो होगा। और इन सारी बातों को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द मैथमेटिकल टर्म, तब जाकर वो रेशियो बनता है। नाउ अकाउंटिंग रेशियो कब होता है? वो रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, उनको आप कंपेयर करते हो और उनको एक्सप्रेस करते हो इन द अर्थमेटिकल टर्म, देन इट विल बी कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। आ गई बात समझ में? तो अकाउंटिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। एक बिजनेसमैन है अनिल, किसी एक बिजनेस को करता है, कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लीजिए, ये एक बिजनेस करता है, कोई भी आप दिमाग में, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो इस बिजनेस को करता है और उस बिजनेस से कमाता है 1,50,000 रुपया, ये इसका प्रॉफिट है सालाना। वहीं एक बंदा है सुनील, ठीक है, ये सेम बिजनेस को करता है, ये भी सेम बिजनेस करता है। अगर ये सब्जी की दुकान कर रहा है तो ये भी सब्जी की दुकान करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 1,50,000 रुपये कमाता है सालाना और ये कमाता है 1,80,000 रुपये सालाना। ठीक है बात? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब जरा मुझे बताओ, इन दोनों में से सही काम कौन कर रहा है, असल में सही पोजीशन पे कौन है? तो आप कहोगे सर अनिल सही पोजीशन पे है, क्योंकि अनिल 1,50,000 रुपये महीना या फिर साल का कमा रहा है एज अ प्रॉफिट, और जो सुनील है वो भाई 1,80,000 रुपये कमा रहा है सालाना, है ना। तो आप बताओ कौन है सही पोजीशन पे? अनिल नहीं है, कौन है? सुनील है, क्योंकि सुनील भाई 1,80,000 रुपये कमा रहा है ना महीना या फिर सालाना, कितना कमा रहा है? 1,80,000 कमा रहा है। अनिल कितना कमा रहा है? 1,50,000 कमा रहा है। तो कौन सही पोजीशन में हुआ? सुनील। देखने से लग रहा है कि सुनील सही पोजीशन में है, लेकिन बच्चे आपको बातें कंपेयर करनी पड़ेंगी, सारी जड़ खोदनी पड़ेगी। क्या जड़ खोदनी पड़ेगी? आपने थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग गए तो आपने देखा कि अनिल ने इस बिजनेस के अंदर 15 लाख रुपए लगा रखे हैं। अभी तक आप कह रहे हो कि सुनील सही काम कर रहा है, भैया वो तो 1,80 कमा रहा है, ये सही पोजीशन में है। अनिल 15 लाख कमा रहा है, तो उतनी ठीक पोजीशन में नहीं है जितना कि सुनील है ना। फिर आपने और जड़ में आप गए तो आपने देखा कि अनिल ने 15 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए हैं यार, और सुनील ने कितने लगाए हैं? 18 लाख रुपया। सुनील लगाए हैं 18 लाख रुपया और अनिल लगाए हैं 15 लाख रुपया। अब कौन सही पोजीशन में है, उसको पता करने के लिए हमको इनका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट किस हिसाब से, कितना परसेंटेज या कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, जितना लगा रखा है उसका आउटपुट कितना आ रहा है, उसका आरओआई कितना आ रहा है। पढ़ा होगा बिजनेस में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। कैसे निकलता है भाई? 1,50,000 का प्रॉफिट है, किसका? अनिल का। लगाया कितना है? 15 लाख रुपया लगाया है, 15 लाख रुपया इनटू करते हैं हम लोग 100, ऐसे निकालते हैं। मतलब ये एक टर्म को एक्सप्रेस करने की कलाकारी है ना। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हुए, 3 से 3 ये कैंसिल हुए, 15 10,000, ये मतलब 10% का प्रॉफिट ही कमा रहा है बंदा। कौन? अनिल कमा रहा है 10% का प्रॉफिट, ठीक। और वहीं अगर सुनील की बात करें तो सुनील 1,80 का प्रॉफिट कमा रहा है, लगाए हैं 18 लाख रुपया, ठीक है, और इनटू करेंगे आप 100, ठीक। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कैंसिल, है ना, 3 0 3 0, ये 2 0 से 2 0 हो गया 18 दशम 180। ये देखो इसका भी कितना आ रहा है? 10%। अभी तक हम कह रहे थे कि जो सुनील है वो सही प्रॉफिट कमा रहा है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है, इसका बढ़िया चल रहा है, और हम कह रहे हैं अनिल कम प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने और थोड़ा गहराई में गए, हमने देखा कि अनिल ने तो 15 लाख लगाए हैं, सुनील ने 18 लाख रुपए लगाए हैं। अब इनका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चेक किया तो दोनों का 10% प्रॉफिट आ रहा है।
मतलब इनका जो रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो पैसा लगा के रखा है, उसके बदले इनका जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 10%। तो दोनों का सेम ही तो है, दोनों का सेम है ना, तो फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे रेशियो। आप शीट्स को देख के, किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करके, उसकी बैलेंस शीट को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में है या नहीं है, ये नहीं कह सकते आप, जब तक कि आप उसको कंपेयर करके एक एग्जैक्ट मॉनेटरी टर्म में, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस नहीं कर देते हो, तब तक आप बता नहीं सकते हो कि कौन सही पोजीशन में है। इतना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग रेशियोज। आपको हर बात को कंपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट का कंपैरिजन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना, इन्वेंट्रीज का कंपैरिजन करना पड़ेगा, मतलब एवरीथिंग जो जो बिजनेस के अंदर आपकी होती है, वो सारी बातें आप सिर्फ देखने से जज नहीं करोगे, आप देखोगे, उनका परसेंटेज निकालोगे, जो भी उनसे इंटर रिलेटेड टर्म्स होंगे उनकी हेल्प लेते हुए परसेंटेज निकालोगे, तब जाकर कहीं निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये कंपनी की पोजीशन कैसी है, वरना नहीं बच्चे। आई बात समझ में? अगर उतारना हो ये बात और डेफिनेशन उतारनी तो फटाक से उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चे अगली बात देखो आप लोग, है ना, अगली बात हमारी है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। रेशियो एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो होता क्या है मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको देखा ना कि सुनील और अनिल दोनों लोग थे, किसी बिजनेस को कर रहे थे, तो देखने से लग रहा था कि दूसरा वाला बंदा सुनील अच्छा कर रहा है, अनिल उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमने देखा, थोड़ा सा और डीप हम घुसे, हमने देखा कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हमने देखा यार कि उस हिसाब से तो इनका 10% का रिटर्न आ रहा है, दोनों 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है, दोनों का सेम कहानी चल रही थी इसका मतलब। तो इतना इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंस है रेशियो की, हम सिर्फ देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, हमको चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, जड़ पे जाना पड़ेगा, और उसके लिए रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो के अलावा कोई टूल नहीं है अकाउंटिंग के अंदर जो बता सके ये सब बातें। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे? अनिल 1.50 कमा रहा है, सुनील 1.80 कमा रहा है, हम कह रहे हैं सुनील अच्छा कर रहा है, अनिल उतना अच्छा नहीं कर रहा, तो ये इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई नहीं हुई, सिंपल इन्फॉर्मेशन थोड़ी हमको देख के पता ही नहीं चल रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग रेशियो करता है। टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, ये जानने का काम अकाउंटिंग रेशियो करेंगे। मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से मतलब हुआ कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी रखती है कि नहीं रखती है, यानी कंपनी की असल औकात अपनी करंट लाइबिलिटी को पेड आउट करने की है या नहीं है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पता चल सकता है कहां से? अकाउंटिंग रेशियोज से। तो जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं कंपनीज के, वो लोग चेक करते हैं आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज को, आपकी सॉल्वेंसी को चेक करते हैं कि आपकी कंपनी की सच में पोजीशन कैसी है, और वो अकाउंटिंग रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर दैम। नाउ बात करते हैं टू एसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कह लें या फिर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस कह लें, वैसे ज्यादा अच्छा वर्ड एफिशिएंसी है। टू एसेस या टू नो द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो सही है कि नहीं है, ये पता कर सकते हैं। मतलब कि जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये जानने का जो प्रयास है वो कंपनी इसी की हेल्प से करती है। नाउ टू एनालाइज दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हो कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, कितना इन्वेस्टमेंट करा था, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना इस साल कमाया, कितना पिछले साल कमाया, क्या चल रहा है, ये सारी बातें आप निकाल सकते हो। टू हेल्प कंपेरेटिव एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को, पिछले साल कितना कमाया था, अब कितना कमा रहे हैं, हमारी जैसी जो दूसरी कंपनी है वो कितना कमा रही है, हम अगर नहीं कमा पा रहे तो क्यों नहीं कमा पा रहे, अगर हम आगे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, पीछे हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, ये सारी बातें एनालाइज करने की हैं, पता करने की हैं। तो वो कौन बताएगा आपको? अकाउंटिंग रेशियो बताएंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव रेशियो एनालिसिस, या फिर अकाउंटिंग रेशियो, एक ही बात हुई, रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चे, ठीक है, इसको फटाक से आप उतारिए।
चलो बच्चे हम सेकंड बात समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको फायदे लिखने होंगे ना कि भाई इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इन्हीं में से आप कर लीजिएगा कि ये फायदा इससे होता है, ये फायदा, दो चार फायदे आप इन्हीं में से उठा लीजिएगा। वही फायदे वही ऑब्जेक्टिव, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और कहीं लिखने को आता नहीं वैसा भी, है ना। बस एक एक दो दो नंबर के एमसीक्यूज में आ गया तो आ गया। और दूसरी बात, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। तब हम जब जर्नी स्टार्ट करें तो मजा उस टाइम पे आएगा हम लोग को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी कहानी। तो लिमिटेशंस क्या है, रेशियो वरना बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है ना। मतलब अकाउंटिंग रेशियोज के बिना आई थिंक मैं नहीं समझता कि कोई अकाउंटिंग प्रोसेस साल भर की कंप्लीट हो भी सकती है, जब तक आप रेशियो नहीं निकालते हो, जब तक आप रेशियो नहीं करते हो, जब तक आप रेशियो एनालिसिस नहीं करते हो, तब तक आप कह नहीं सकते कि क्या चल रहा है हमारी कंपनी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना। हर चीज की अपने लिमिटेशंस होती है ना, कुछ तो लिमिट रहती है हर चीज की, तो इसकी भी अपनी लिमिट है। पहला है बच्चे फॉल्स रिजल्ट। कई बार रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, रिजल्ट सही नहीं आता। कब ऐसा होगा, अगर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अगर गलत आपने चढ़ा दी, गलत निकाल दिया। जैसे अभी आपको मैंने देखा है कि अनिल ने प्रॉफिट कमाया 150, सुनील ने कमाया 180। तो अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने में गलती कर दोगे तो जो उससे हम रेशियो निकालेंगे इट कुड बी फॉल्स, नहीं, ये बात है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड, यानी जो क्वालिटेटिव फैक्टर है हमारी अकाउंटिंग में क्वांटिटी पे क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं मैं, एक मैनेजर है, मेरे दो प्लांट हैं, दोनों में एक एक मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर बहुत आउटपुट अच्छा निकाल रहा है, मतलब अच्छी सेल कर दे रहा है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर दे रहा है। दूसरा थोड़ा कम कर पा रहा है, ये तो मैं ध्यान दूंगा, इस बात पे तो ध्यान दूंगा। लेकिन एक मैनेजर के बिहेव की वजह से वर्कर बहुत खुशी खुशी काम करते हैं, और एक मैनेजर के बिहेव की वजह से आपके वर्कर बहुत परेशान रहते हैं, जब मौका मिलेगा छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है एक मैनेजर की अच्छे बिहेव करने की, लोगों से तमीज से बात करने की, लोगों को पेम्पराइज करने की, टीम को बिल्डअप करने की, वो उस पर हम ध्यान नहीं देते, या उस पर अकाउंटिंग रेशियो ध्यान दे नहीं सकता। तो जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, कोई कोई रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है कि अगर हमने निकाल दिया तो उसको दोबारा क्रॉस चेक करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, माना हमारा कोई बॉस है, उस बॉस ने कोई डिसीजन लिया, तो उसके ऊपर अगर कोई बॉस होगा तो दोबारा क्रॉस चेक करेगा कि डिसीजन सही है कि नहीं है। अगर नहीं होगा उसके ऊपर कोई, तो फिर वो डिसीजन को क्रॉस चेक करने वाला कोई नहीं है। गलत हो या सही हो, फिर वो जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती, है ना, या वो अपने ऊपर लेगा नहीं। मतलब एक स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है कोई जो इनको क्रॉस चेक कर पाए, ये कमी है इसमें। मे नॉट बी कंपेरेबल, अभी कभी कभी कंपेरेबल नहीं होते रेशियो, कई बार कंपेरेबल नहीं होते, वरना 99% कंपेरेबल होते हैं, लेकिन 1% चांस है कि कंपेरेबल नहीं होते। कब नहीं होते, अगर कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज को अप्लाई करती हैं या अपना काम डिफरेंट पॉलिसी के हिसाब से करती हैं, तो वहां पे ये कंपेरेबल नहीं हो पाता। आई बात है, वहां पे ये कंपेरेबल नहीं हो पाता। कैसे, 11th में हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन, याद है, वहां पे दो मेथड थे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, या डेप्रिसिएशन को लगाने के दो मेथड थे। एक एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक डब्ल्यूडीएम रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो जो कंपनी डब्ल्यूडीएम लगाएगी उसका डेप्रिसिएशन अलग आएगा, जो एसएलएम यूज करेगी उसका अलग आएगा। तो दोनों के डेप्रिसिएशन में फर्क होगा, डेप्रिसिएशन में फर्क होगा तो प्रॉफिट में फर्क होगा, प्रॉफिट में फर्क होगा तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा। तो कंपेरेटिबिलिटी नहीं आ पाएगी, कंपेयर नहीं कर पाऊंगा ढंग से, ये दिक्कत है। ठीक है, चलिए। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अगर कोई जानबूझकर गलत फिगर दिखा दे अकाउंटिंग के अंदर, भाई खूब फ्रॉड चलते हैं अकाउंट में। अगर कोई फ्रॉड करने की नीयत से फ्रॉड करना चाहे तो आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह करप्शन है। तो विंडो ड्रेसिंग का डर रहता है, अगर अकाउंटेंट ने चीजें सही नहीं दिखाई हैं, गलत गलत चीजें दिखाई हैं, तो उससे विंडो ड्रेसिंग का खतरा रहता है बच्चे। मतलब विंडो ड्रेसिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन गलत आ सकती है। ठीक है, ये इसका है मामला। और पर्सनल बाइज, भाई हमारे अब सबके अपने अपने पर्सनल बैरियर हैं, नहीं है बैरियर, भाई मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं ना, मेरी अपनी कुछ कमियां हैं, वैसे ही आप में कुछ कमियां हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो अपनी कमियों के हिसाब से जब हम काम करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ एरर कर देंगे, अगर एरर करेंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन सटीक नहीं होगी, तो वो पर्सनल बाइस होता है। ये इसकी लिमिटेशंस है बच्चे। ठीक है, इसको उतारो, फिर हम फाइनल बात डिस्कस करते हैं, जो असल में हमारी रेशियो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमको याद करने हैं, सारी बातें फिर हम जानने का प्रयास करते हैं।
देखो बच्चे, आज की जो आखिरी बात है वो हम डिस्कस करें, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, यानी अकाउंटिंग रेशियो के कौन कौन से टाइप होते हैं या फिर कैटेगरी कौन कौन सी हैं जिनमें क्लासिफाई किया गया है अकाउंटिंग रेशियोज को। पहला सुने आप। पहला बच्चे लिक्विडिटी रेशियो। पहला जो रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। और लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है? लिक्विडिटी रेशियो बताता है कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीटअप करने की कैपेसिटी। यानी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ जो जो लाइबिलिटी कंपनी को एक साल के भीतर भीतर खत्म करनी है, उनको पे करने की कैपेसिटी कंपनी की कैसी है, ये बताता है लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, जिनसे आप लोग उधार खरीदते हो या उधार सामान लेके आते हो अपनी कंपनी में, तो वो लोग तब तक आपको उधार नहीं देंगे जब तक आपका लिक्विडिटी रेशियो ठीक नहीं होगा। यानी जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, वो क्रेडिटर जिनसे हम सामान उधार में लेते हैं, वो क्रेडिटर है हमारे, तो वो चेक करेंगे इस बात को कि इस कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो कैसी है। या बैंक जब जब आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा, तब तब वो देखेगा कि इनकी लिक्विडिटी रेशियो कैसी है। तो लिक्विडिटी रेशियो जितना अच्छा होगा, उतना लोग आपको उधार देने में हिचकिचाएंगे नहीं, आपको प्यार से उधार दे देंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो का ही मतलब हुआ। कौन कौन से होते हैं ये? एक इसमें है करंट रेशियो बोल लो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो बोल लो। करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो एक ही बात हुई। सेकंड हुआ क्विक रेशियो। क्विक नाम है, एक लिक्विड रेशियो नाम है, एक एसिड टेस्ट नाम है, इसी के नाम है, तीनों नाम इसी के हैं। क्विक रेशियो बोल लो, लिक्विड रेशियो बोल लो, एसिड टेस्ट रेशियो बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट रेशियो बोलो, वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ नेक्स्ट बात करें, अगला है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो विल टेल्स दी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट अप करने की कैपेसिटी। यानी कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, एक साल के बाद जो कंपनी ने पे करना है, ऐसी लाइबिलिटी जो है, उनको मीटअप करने की कैपेसिटी या उनको पे बैक करने की कैपेसिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदना चाहूंगा या खरीदने का प्रयास करूंगा या खरीदने का मन मेरा हो रहा है, तो मैं चेक करूंगा उस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो कैसा है, उस कंपनी की लॉन्ग टर्म उस कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीटअप करने की कैपेसिटी कैसी है, तब डिबेंचर खरीदूंगा। या बैंक जब कंपनीज को उधार देते हैं तो इस रेशियो को चेक करते हैं। तो ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लोग आपकी चीजों को चेक करेंगे। और खुद भी यार, खुद भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये? भाई मेरी कैपेसिटी कैसी है ये मुझे पता होना चाहिए ना, मुझ में कितनी ताकत है मुझको पता होना चाहिए ना, ये सारी स्ट्रेंथ मेरे को पता होनी चाहिए ना अपनी। बिल्कुल, तो ये उसी लिए है। तो इसमें आपको 5 फॉर्मूले याद करने हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो। ये 5 रेशियो हैं इसके अंदर, मतलब 5 फॉर्मूले, यहाँ 2 फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले हो गए। तीसरा जो हमारा है बच्चे, इट विल बी एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो ये क्या करता है? ये चेक करता है कि जो कंपनी के पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेस का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही हैं, ये पता करने का काम कौन करेगा? एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर आपको 6 फॉर्मूले याद करने हैं। क्या क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। इतने रेशियो आपको पता करने हैं, ठीक है। और चौथी कैटेगरी बच्चे हमारी और एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिट को चेक करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रॉफिट कंपनीज के होते हैं, उन प्रॉफिट का कंपैरिजन करने के लिए कह लो, या प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल कैसा है, डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चौथी कैटेगरी अब मैं आपको बताऊंगा, ये आप एक बारी उतार लीजिए, फिर मैं कुछ बातें आपको मेरे को मिटानी पड़ेंगी, फटक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चे, कौन कौन सी बातें हैं जो पता करनी होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अगर हम बात करें, चौथी कैटेगरी जो हमारी है, उसमें आपको 5 रेशियो निकालने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्यों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम जान रहे हैं, मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिटेबिलिटी का स्तर चेक करने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहला, ऑपरेटिंग रेशियो दूसरा, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑपरेटिंग रेशियो एक अलग चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक अलग चीज है। नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुमने बीएसटी के अंदर ही पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैंने आपको शुरुआत में करवाया था ना, अनिल और सुनील का एग्जांपल दिया था, तो मैंने वहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
की बात यूज करी थी कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले आपके पास कितना रिटर्न आ रहा है, ये हमने बात जानने का प्रयास किया था। वही आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये 5 रेशियो आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चे इतने आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इनके अंदर भी आपके फॉर्मूले होंगे, तो कुल मिलाकर 40-50 लगभग फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने हैं। और बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इन बातों की, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना इन बातों से, ठीक है। बहुत टफ नहीं होता, आसान सा मामला है, करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेनी हो तो फटाक से ले लीजिए, और फिर हम आज का सेशन बच्चे करें समाप्त, ठीक। तो फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो को स्टार्ट करेंगे, और करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो किस तरीके से निकलती है, किस तरीके से उसका मामला किया जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। और बच्चे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अब आप देख लो 5 फॉर्मूले यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 5 11, और फिर आपके 5 यहाँ पे, आपके 16 16 और 2 17, तो 17 तो बातें हैं, है ना, 17 बातें हैं। ये तो काफी लेंथी, मतलब 12 13 14 15 पार्ट लगभग लगभग, इतना टाइम लगेगा। कम से कम 10 से 15 वीडियोस के बीच में लगेंगी बच्चे, ठीक है। 12 13 14 इतनी वीडियोस कम से कम लगेंगी। तो पेशेंस के साथ चीजों को सीखना है, ऐसा मन बना के आइएगा, सिर्फ 12th पास नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।